नमस्ते प्यारे बच्चों। सुना है स्वर्ग भी है कहीं इस जग में। सुना है स्वर्ग भी है कहीं इस जग में। मैं उस स्वर्ग को धरती पर लाने की चाह रखती हूँ। मैं उस स्वर्ग को धरती पर लाने की चाह रखती हूँ। जिसके मन में चाहत होती है उसके लिए वहाँ रास्ते अपने आप बन जाया करते हैं। चाह का अर्थ है कुछ करने या कुछ पाने की तीव्र इच्छा। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी मुश्किल नहीं। जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ बच्चों, आज मैं आपको रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह के बारे में बताने जा रही हूँ। काफी लोगों को लगता है कि हम जो स्वप्न देखते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, वो सब साकार हो जाती है। असल में हम जो कुछ भी अच्छे दिल से चाहते हैं, वो सब साकार हो जाया करता है। चाहत पर ही सब निर्भर है। हम अपने आप में जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। सफलता विफलता सब हमारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है। अगर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार प्रयास करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अगर हम किसी चीज को दिल से चाहें तो उसको हम पा सकते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए हमें राह मिल ही जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, परंतु मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते या कुछ खास नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अगर किसी के प्रति हमारी चाहत दिल से होती है तो कठिन परिश्रम से भी हम नहीं डरते, पीछे नहीं हटते और हमें सफलता अवश्य मिलती है। जीत और हार आपकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 5 जहां चाह वहां राह लेकर आई हूँ। इस पाठ में बताया गया है एक लड़की ईला सचानी के बारे में, जो अपने दोनों हाथों से कुछ नहीं कर पाती थी। उसके दोनों हाथ काम नहीं करते थे, लेकिन उसके मन में चाहत थी कुछ करने की। उसने वह सब कुछ अपने पैरों से सीखा, अपने पैरों से किया जो वह हाथ से नहीं कर पाती थी। तो आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में जो ईला सचानी है वह कढ़ाई करती है। यानी आपने कभी देखा है धागे से, रेशम के धागों से सुई में पिरे हुए कितने सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की डिजाइन बने होते हैं परिधानों पर, आपकी चादरों पर, आपके तकियों पर। ऐसी ही वह भी कढ़ाई करती थी। आज मैं आपको कुछ कढ़ाई के नाम बताने जा रही हूँ, जिसमें से कुछ कढ़ाइयों की मैंने यहाँ पर फोटो भी आपको दी है। तो देखिए, सबसे पहले है भरमा टाका, चिकनकारी, कांथा, जंजीर टाका, कसूती और उसके बाद है गुजराती। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसमें आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं, जिससे हमें ये पाठ पढ़ना थोड़ा और आसान हो जाएगा। पहला है मलमली धोती, एक तरह की महीन सूती साड़ी। बादामी, बादाम के रंग की। निम्बोरी, नीम का फल। पेंगे, झूला झूलते समय उसका इधर उधर जाना। तरकारी, सब्जी। फुर्ती, जल्दी से। कशीदाकारी, कढ़ाई। बूटी, फूल पत्ती बनाना। काठियावाड़ी, गुजराती। परिधान, कपड़े। प्रदर्शनी, दिखावा। इससे अगला यह ईला सचानी का चित्र है। जो ईला सचानी आप चित्र में देख ही रहे हैं कि वह अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाती, अपने पैरों की उंगलियों के बीच में, अंगूठे और उंगली के बीच में धागे में, सुई में धागा पिरोकर उससे कढ़ाई करती है। चलिए इसकी कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टाकों से, मैंने अभी आपको बताया ना अलग अलग तरह के टाके होते हैं, तो कसूती के ढाकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरमा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों में जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। अभी जो हमने चित्र देखा वो था ईला सचानी का। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती हैं। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता।
सांझ होते ही, सांझ का अर्थ होता है शाम, शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पिट्टों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पींगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। अभी मैंने आपको बताया था निंबोरी बोलते हैं नीम के फल को। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह से तो उनके साथ खेल सके। कभी कभी वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेलों में शामिल हो जाती। जब आप खेलते हैं तो पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ने का खेल, विष अमृत जिसको आप आइस एंड कोल्ड भी बोलते हैं, उस खेल में शामिल तो हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान ली थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने क्या एक्सेप्ट किया कि उसके हाथ काम नहीं करते तो अब मुझे इनसे काम कराना ही है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात, भात बोलते हैं चावल को, दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी और कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी कर पाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी परेशानी तो आती ही थी। पर परेशानियों के आगे वह घुटने नहीं टेकती थी। उसने 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की पर 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह पता नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम करे। यह जानकारी ईला को अगर समय रहते मिल जाती तो क्या अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख था, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कढ़ाई करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ एक जगह का नाम है। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। बच्चों, ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपैली बेलबूटियों उकेरते थकती नहीं थी। देखा आपने कैसे ईला ने अपनी चाहत को समझा और उसकी अपनी राह बनाई। इसी तरह से आप सब भी जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। अपनी चाहत को इतना ऊंचा उठाइए, उसको पाने के लिए राह आपको अपने आप मिल जाएगी। जहां चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। धन्यवाद।